हो जाए तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। आम तौर पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है ये एक टॉपिक जो है ये हमेशा किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जाता है, किसी न किसी सियाक में डिस्कस किया जाता है। क्या मतलब है किसी न किसी सियाक में डिस्कस किया जाता है? इन अदर वर्ड्स ऑब्वियसली जब आप बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, यानी किसी झगड़े को या इख्तिलाफ को रिजॉल्व करना है, तो उसे रिजॉल्व करने के लिए जाहिर है आपको कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होगा जिस अंदर वो मामला होगा। मिसाल के तौर पे मियां बीवी का झगड़ा है या फिर कोई पॉलिटिक्स झगड़ा है या कोई बिजनेस डीलिंग में झगड़ा है या किसी से वैसी दुश्मन है, ये हसद है या जलन है, तो कहने का मतलब है हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ उसकी डिस्कशन होती है। आमतौर पे ना जैसे कि यदि बात करेंगे तो जहाँ पे रिजॉल्व करना है उसके प्रिंसिपल्स कुछ और होंगे। इसी तरीके से अगर पॉलिटिकल झगड़ा है, किसी पॉलिटिक्स में झगड़े से आमतौर पे पॉलिटिशियंस चलते हैं आपस में, तो इस झगड़े को कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है ना? ये एक पूरी एक एक्सकर्शन। अगर किसी का पर्सनली किसी और के साथ झगड़ा हो जाए तो उसको किस तरीके से आपस में, इसी तरह स्पोर्ट्स में झगड़ा है, मिसाल के तौर पे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, क्रिकेट मैच है, तो उस जगह पर झगड़ा है। तो हर जगह पे मुख्तलिफ झगड़ों की मुख्तलिफ नौइयतें होती हैं। इसी तरह किसी कॉन्टेक्स्ट में बात करके झगड़े को रिजॉल्व करना चाहते हैं हवाले से। लेकिन ऑब्वियसली चूंकि हम लोग इसमें जो टॉपिक्स अपनी ग्राफ लोगों ने ज्यादा किया, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गो एंड वर्क समवेयर। मेजॉरिटी आप में से प्रोफेशनल्स हैं, ये प्रोफेशन में जाके जिन्होंने काम करना है, तो ऑब्वियसली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरे एम्प्लॉइज के साथ जब आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, किसी मामले में झगड़ा हो जाए, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, बेसिकली ये डिस्कशन होती है। लेकिन ऑब्वियसली वो भी फिर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती है, तो इसीलिए हमारी आज की डिस्कशन में हमारी कोशिश होगी कि हम ऑर्गेनाइजेशन को भी थोड़ा सा टच करें, लेकिन मेनली ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स को डिस्कस करें जिनको हम सामने रख के जो है अपने जो है कॉन्फ्लिक्ट को समझ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट है क्या चीज, और फिर उसके हवाले से कुछ प्रिंसिपल्स जो इस्लाम खासतौर पे हमें देता है, वो प्रिंसिपल्स क्या है, हम उनको डिस्कस करें, ठीक है? तो आइए हम सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन कर लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज सिंपल डेफिनेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। Conflict is defined as a disagreement or incompatibility that occurs between individuals or within organizations or teams. तो किसी भी किस्म का डिसएग्रीमेंट या किसी भी किस्म की इनकम्पैटिबिलिटी जो कि इंडिविजुअल्स के दरमियान हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान हो, मिसाल के तौर दो इदारे आपस में कम्पीट कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, या फिर दो टीम्स आपस में डिसएग्री कर रही हैं या इख्तिलाफ कर रही हैं, लड़ रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया, या दो इंडिविजुअल्स आपस में कर रहे हैं, तो इन सब को क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहा करते हैं, ठीक है? इसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, अब न्यूमरस डेफिनेशंस इंक्लूड फॉलोइंग कॉमनैलिटीज। इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस की जाती हैं। मैं आपके साथ इंशाल्लाह कुछ आर्टिकल्स भी शेयर करूंगा, 2 आर्टिकल्स शेयर करूंगा, बल्कि एक ही कर लूंगा ताकि आपको ज्यादा करना ना पड़े। उस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उसको जरूर गो थ्रू कीजिएगा एक दफा, मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बड़ी समझ आएगी कि बेसिकली जो मुख्तलिफ यानी मुख्तलिफ सोशल साइंटिस्ट ने बेसिकली मुख्तलिफ अंदाज से इसको डिफाइन किया कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या। बहरहाल मैंने आपको बताया ना कि मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट हैं, कोई इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है, कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है, कोई किसी भी एतबार से बात करता है। तो अगर आप उन तमाम डेफिनेशंस को इकट्ठा कर लें तो उनमें 4 चीजें कॉमन नजर आती हैं आपको, ठीक है? वो 4 कॉमनैलिटीज क्या है? एक है कि इनकम्पैटिबिलिटी, कि आमतौर पे किसी भी डिसएग्रीमेंट के अंदर इनकम्पैटिबिलिटी जरूर होती है। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है दोनों में एक दूसरे का तजाद, यानी तजाद का मतलब है दोनों का आपस में हम आंगी नहीं होती, कंफॉर्मिटी नहीं होती, दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं होते, बल्कि दोनों में चेंज होता है, तजाद होता है या डिफरेंस होता है। आपको मतलब ये वर्ड कॉमन देखने, अब इसको मजीद इंशाल्लाह डिफाइन करेंगे तो चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। दूसरी चीजें नेगेटिव परसेप्शंस होती हैं, यानी इख्तिलाफ के अंदर, झगड़े के अंदर हमेशा एक दूसरे के बारे में मनफी सोच होती है, क्योंकि पॉजिटिव सोच हो तो कभी झगड़ा होगा ही नहीं ना। अगर मिसाल के तौर पर मेरा आपके साथ कोई इख्तिलाफ हो जाए और मैं
आपके बारे में बड़ा पॉजिटिवली सोच रहा हूँ, आप मेरे बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो, तो ऑब्वियसली इख्तिलाफ नहीं होगा। तो नेगेटिव परसेप्शन जरूर होती है अगले के बारे में, मंफी ख्याली, मंफी सोच। तीसरी चीज है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये है कि ऑब्वियसली आमतौर पे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो ऐसे मामलों में होते हैं जिनके अंदर आपका मामला किसी और के साथ, यानी आपका किसी और के साथ पालना पड़े। अगर ऑब्वियसली आपका किसी के साथ पाला ही नहीं पड़ा तो आपका कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? हाँ, एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं साइकोलॉजी में जिसके अंदर हमारा पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी हम अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो वो एक अलग चीज है। हम जनरली सोशल साइंस के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सोशल साइंसेस के अंदर आमतौर पर कॉन्फ्लिक्ट आपके किसी साथ होता है, लोगों के साथ, किसी मुआशरे में किसी दूसरे बंदे के साथ आपका इख्तिलाफ हो रहा है। और जाहिर अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं कि जब वहाँ पे हम वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली हमारा इख्तिलाफ या तो हमारे बॉस से हो जाएगा या हमारे कोलीग से हो जाएगा या हमारे सबऑर्डिनेट से होगा, ठीक है। तो ऐसी चीजों में होता है जहाँ पे हम कोई काम कर रहे हैं जिसमें इंटरडिपेंडेंस हो। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये है कि हमारा काम और उसका काम एक दूसरे के साथ लिंक हो, डिपेंड कर रहे हो एक दूसरे के ऊपर। वरना अगर एक का काम बिल्कुल डिफरेंट है, मेरा काम कोई और डिफरेंट है, तो जब तक इंटरडिपेंडेंस नहीं होती आमतौर पर इख्तिलाफात नहीं होते। अच्छा, चौथी चीज क्या है? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की कमी की वजह से आमतौर पर भी जो है ना इख्तिलाफात हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? जब आगे हम कॉजेज पे जाएंगे तो मजीद वाज़ेह हो जाएगी बात। कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? आमतौर पे 6 कॉजेज बयान किए जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। वैसे तो और भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन मेनली आमतौर पे कॉमनली आपको 6 कॉन्फ्लिक्ट नजर आते हैं किसी भी डिसिप्लिन में। जरूरी नहीं कि 6 के 6 हो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, एक दो भी हो सकते हैं इन 6 कॉजेज में से, लेकिन मेनली इन 6 कॉजेज की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है जी। पहली चीज ये है इनकम्पैटिबिलिटी विद वंस बिलीफ्स और इंटरेस्ट। जाहिर है जब बिलीफ सिस्टम्स तब्दील हो तो उनमें इख्तिलाफात हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें कि हमारे सेक्टेरियन डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, उनमें इख्तिलाफात की बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे बिलीफ सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। एक स्कूल ऑफ थॉट हालांकि ये देवबंदी ये हमारे यहाँ अहले स्कूल ऑफ थॉट बने हुए हैं ना, तो इन स्कूल ऑफ थॉट के अंदर ऑब्वियसली इख्तिलाफात क्यों होते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली इनकी बिलीफ्स है और इनके बिलीफ्स आपस में कंपैटिबल नहीं है, मैच नहीं करते हैं ना। तो मिसमैचिंग की वजह से, इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि कंपैटिबिलिटी विद पर्सनल प्रेफरेंसेस। पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं, कुछ लोगों के पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं, यानी कुछ लोग कुछ चीजों को अहमियत देते हैं, ठीक है, और कुछ लोग कुछ चीजों को अहमियत नहीं देते। मिसाल के तौर पे मैं आपको पर्सनल बताता हूँ बात। मैं जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ तो मैं कभी किसी से ये पसंद नहीं, मतलब मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि मुझे जो है एक प्रॉपर जगह दी जाए, मुझे एक ना रिस्पेक्टेबल प्लेस मिले जहाँ मैं बैठ के ऑफिस के अंदर काम कर सकूं, लेकिन मुझे कोई बंदा तू कह के बात ना करे, ठीक है। इवन मैं जितना मर्जी कोलीग हूँ मेरा बराबर भी, मुझे तू ना कहे, ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, ठीक है ना। अब कुछ लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं, कुछ लोग इस चीज को पसंद करते हैं, यार तू कह रहा है मतलब मेरे साथ इनफॉर्मल हो रहा है। लेकिन जब हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस के अंदर इनकम्पैटिबिलिटी आ जाएगी, मिसाल के तौर पे मैं पसंद नहीं करता कि मुझे तू कहा जाए, लेकिन वो बंदा पसंद करता है कि मैं से करीब हो, इनफॉर्मल डिस्कशन करे, तो क्या होगा? इख्तिलाफ होगा, डिसएग्रीमेंट मुझे ना पसंद ही होगी, मैं माइंड करूंगा, माइंड करते हुए हमारा क्या होगा? झगड़ा भी हो सकता है। तो पर्सनल प्रेफरेंस, ये मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स आप लोग दे सकते हैं ना, समझ सकते हैं। तो पर्सनल प्रेफरेंसेस का मतलब है वो चीजें जो मेरे नजदीक इंपॉर्टेंट है वो हो सकता है किसी दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। तो जब वो उस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देगा जिसको मैं दे रहा हूँ, तो होगा क्या कि अनफॉर्चुनेटली आपस में डिसएग्रीमेंट हो सकता है। आगे चलते हैं लो सप्लाई एंड हाई डिमांड सिचुएशन। लो सप्लाई एंड हाई डिमांड सिचुएशन का मतलब ये है कि बाज़ वक़्त क्या होता है, यानी जिस चीज को आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी एक्सपेक्टेशंस जब मीट नहीं करती, बड़े सिंपल वेट में आप कह सकते हैं, जब एक्सपेक्टेशंस मीट ना कर रही हो, ऐसी सिचुएशन जिसमें आप कुछ डिमांड कर रहे हो, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो अगले से, लेकिन अगला आपको वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली क्या होगा? डिसएग्रीमेंट हो जाएगा या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे बेगम ये चाह रही है कि मुझे टाइम मिले, हस्बैंड बेचारा मसरूफ है, वो टाइम नहीं दे पा रहा, तो अब बेगम की डिमांड है टाइम, लेकिन हस्बैंड के पास उतना टाइम वो सप्लाई नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा? डिस्क्रिपेंसी आ गई ना। अब क्या होगा? इख्तिलाफ हो जाएगा, झगड़ा होगा। और आमतौर पर इसी वजह से मियां बीवी के दरमियान एक बहुत बड़ी रीजन झगड़े की ये भी होती है कि हस्बैंड जो है वो, यानी खासतौर पर जो मेल्स होते हैं, अपनी अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाते, तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन होती है। तो उसकी वजह ये है कि एक्सपेक्टेशंस हम एक दूसरे से मीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हस्बैंड की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपनी वाइफ से, वाइफ ना मीट करे तो झगड़ा हो जाता है। किसी भी जगह पे जब हम दूसरे से कुछ एक्सपेक्टेशंस, एम्प्लॉयर की एम्प्लॉई से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एम्प्लॉई की एम्प्लॉयर से इवन एक्सपेक्टेशंस होती है कि मेरा एम्प्लॉयर जो है मुझे अच्छी सैलरी दे, फॉर एग्जांपल,
मुझे अच्छी जगह दे, मुझे मेरी बात को समझे, मेरे काम पर नॉलेज है, ये नंबर ऑफ थिंग्स है, ठीक है। इसी तरीके से when one's behavior is driven by these values and that are perceived by exclusive, ठीक है। वो बात है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ बिलीव्स ऐसे होते हैं, कुछ स्किल्स ऐसी, कुछ ये यूनिक, कुछ बिहेवियर फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे आप ये समझते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे मेरा कुछ ऐसे स्किल सेट है जो बड़ा डिफरेंट है, यूनिक काम करता हूँ मैं, बाकियों का वो काम नहीं है और बाकी बिल्कुल डिफरेंट एक काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं एक ऑड वन हो जाता हूँ ना। तो ऑड मैन आउट हमेशा एक किस्म का उसके यानी एक बन नहीं पाती दोनों की, यानी टीम के अंदर उनकी आपस में बन नहीं पाती। तो उस ना बनने की वजह से क्या होता है, बाज़ औक़ात इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं। इसी तरीके से बिहेवियर में भी ऐसी बात है, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो कि मखसूस होते हैं कुछ लोगों के साथ ना। मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं जो कि मिसाल के तौर पे बिहेवियर कम्युनिटी की वजह से कुछ खास किस्म का बिहेवियर रखते हैं, वो बाजू का कॉज बनते हैं किसी प्रॉब्लम के या लड़ाई झगड़े के। और आखिर में टास्क इंटरडिपेंडेंस है, ऑब्वियसली वो वाले काम जो हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर खास तौर पे, यानी आप समझ लें कि हमारा कोई यानी ऐसा काम हो जिसपे कई लोग मिल के काम कर रहे हो, यानी मेरा काम दूसरे पे डिपेंडेंट है और उसका काम किसी तीसरे पे डिपेंडेंट है। तो जब तीन चार एक ही प्रोसेस में या एक ही चीज पे तीन चार लोग काम कर रहे होंगे और वो आपस में डिपेंडेंट है कि जब तक ये काम अच्छा नहीं करेगा तो मेरा काम भी अच्छा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा कि अगर एक बंदे की वजह से कमी होगी तो दूसरे क्या करेंगे, वो इख्तिलाफ करेंगे, झगड़ा करेंगे। तो बहरहाल ये एक मोटे मोटे कॉजेज हैं, बड़े बेसिक्स हैं इसमें, या बड़े इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़े आसान से हैं। इसमें कुछ चीजें आपकी एक्सक्लूसिव है, ये आपस में मिलते जुलते भी हैं, जाहिर है ये एक दूसरे के साथ यानी कॉजेज जो हैं ये एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप समझें कि बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना क्रिटिकल हो या फिर समझने वाली हो। आगे चलते हैं जी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड लीडरशिप समझने वाली बात ये जरूर तेरा पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है समझने वाला कि लीडरशिप के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है, यानी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, ये बेसिकली लीडरशिप का काम है। अच्छा ये देखें कि एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि कॉन्फ्लिक्ट जो होना, यानी इख्तिलाफ होना, ये डिसएग्रीमेंट होना, ये इंसान की नेचर की बात है। जैसे कि आगे कुरान मजीद की आयत भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा, बल्कि पढ़ लेते हैं पहले। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलो शाअ रब्बुका लजअला अन्नास उम्मतन वाहिदतन वला यज़ालून मुख्तलिफीन। अगर अल्लाह ताला चाहता तो तमाम इंसानों को एक उम्मत बना देता, यानी एक जैसा बना देता। वला यज़ालून और वो इसीलिए वो हमेशा हमेशा इख्तिलाफ करते रहेंगे, यानी इंसान की नेचर के अंदर ये बात है, बट दे विल नॉट सीज टू डिसएग्री। क्या मतलब है कि इंसान को अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है और इंसानी नेचर के अंदर ये बात मौजूद है कि उसने इख्तिलाफ अल्टीमेटली करना ही करना है, झगड़ना ही झगड़ना है, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही होंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म नहीं किया जा सकता, यानी कॉन्फ्लिक्ट्स को कोई बंदा कहे ना, कोई बंदा ये फिलॉसफी पेश करे कि जी ये ऐसी हम स्ट्रगल करें, यानी ये बेकार बात है कि हम कहें जी हम कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना चाहते हैं, हम झगड़ों को या इख्तिलाफात को खत्म करना चाहते हैं, ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो इस वजह से पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इंसान की नेचर में। हाँ, इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको हम कम कर सकते हैं, इसको मिनिमम लेवल पे लेके आ सकते हैं। और जो बंदा इसको मैनेज कर लेता है, जब इसको मैनेज कर किया जाए तो इसके बेनिफिट्स भी हम डिस्कस करेंगे, यानी इसके बेनिफिट्स भी हैं। इट्स नॉट लाइक ये सिर्फ जो है नुकसान ही नुकसान है, बल्कि इसका बेनिफिट होता है, लेकिन प्रोवाइडेड इट इज मैनेज्ड, इट इज इसको मैनेज किया जाए। इसलिए देखें, अच्छा तो मैनेज किसने करना है, सवाल ये पैदा होता है मैनेज किसने करना है। ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप बात करें तो आमतौर पर यह जिम्मेदारी लीडरशिप के पास होती है कि दे हैव टू मैनेज दिस, यानी ये मेरा पर्सनल स्टेक है। अगर मैं एम्प्लॉय हूँ, किसी कंपनी का मालिक हूँ, बॉस हूँ, किसी मेरे जो एम्प्लॉयज हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो इसको का सबसे ज्यादा आपस में ऐसी जाए उनको भी खड़े हैं क्योंकि मेरी एम्प्लॉय है और वो मेरे काम कर रहे हैं और मेरे काम के बारे में काम अच्छा वो परफॉर्म
काम नहीं करते तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान मुझे होगा, क्योंकि मैं उसका मेन या मेजर स्टेक होल्डर हूँ ना, क्योंकि मेरी कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी प्रॉफिट स्टेक में मेरा पैसा लगा हुआ है ना। तो अगर कोई एम्प्लॉइज आपस में लड़ते हैं और वो काम सही नहीं करते और झगड़े हो रहे हैं बहुत ज्यादा और झगड़ों की वजह से काम नहीं हो रहा, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है या मेरा पैसा है वो सबसे ज्यादा वो ऑन स्टेक है। तो इसीलिए आमतौर पे लीडरशिप इज बेसिकली जो है ना, इसलिए कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ लीडरशिप। यानी लीडरशिप की बेसिक क्वालिटी है, यानी वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ लीडर इज दैट ही शुड हैव द एबिलिटी टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट। अगर वो नहीं कर सकता तो ऑब्वियसली ही इज नॉट अ गुड लीडर। इसलिए कहते हैं द कॉस्ट ऑफ, और बल्कि बकायदा इसको जो है वो उस की वजह क्या है, the cost of conflict in many organizations are well documented among researchers. This includes loss of productivity, absenteeism, stress related mediation and healthcare. Obviously number of issues होते हैं अगर आप मैनेज ना करें। Leading की position can be 30 to 25% of their time resolving and mitigating conflict. In some cases senior management may spend up to 80% of their time involved in conflict. तो क्या मतलब है, ये इसके रिसर्चेस हैं, ये इसके रेफरेंसेस मैंने दिए हैं। तो इन रिसर्चेस के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आमतौर पे 13 to 25% एक जो है एक लीडर जो होता है यानी एक हेड होता है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स को अपना 25% 13 to 25% टाइम उसका लगता ही इनके आपस में मसले को हल करने का। और इसी तरीके से इस तरह इन सम केसेस सीनियर मैनेजमेंट में स्पेंड अप टू 80% ऑफ देयर टाइम, यानी इन कुछ केसेस के अंदर जो है सीनियर मैनेजमेंट 80% अपना टाइम लगाती है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, उस कॉन्फ्लिक्ट को यानी झगड़ों को हल करने में। यानी ये डिपेंड करता है कि ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन कैसी है या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने झगड़े होते हैं, ये किस नौयत की ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उसका कल्चर क्या है, उसका पूरा एनवायरनमेंट क्या है, इस पर भी बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो अगर एक लीडर अपने एम्प्लॉइज के दरमियान झगड़े को हल नहीं कर सकता तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉइज का आपस में इख्तिलाफ होगा। इसके लिए बकायदा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाया जाता है। आपको पता है ये एचआर का जो डिपार्टमेंट होता है, बेसिकली वन ऑफ द की responsibilities of this department is to actually resolve the conflicts। और जाहिर है उसमें पूरी सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, उसके पूरे प्रोसीजर्स होते हैं, एसओपीज बने होते हैं और एक एक स्टेप्स डिफाइंड होते हैं कि किस तरीके से ये मसले आपने, अगर झगड़ा होगा तो इसके साथ झगड़ा होगा तो ये करना है, सीनियर के साथ झगड़ा होगा तो ये करना है, कोलीग के साथ झगड़ा होगा तो इस तरह रिजॉल्व करना है, किसी सबऑर्डिनेट के साथ झगड़ा होगा तो उसको इस तरह रिजॉल्व करना है। तो देयर आर क्लियरली डिफाइंड। सर आवाज नहीं आ रही जी रिजवान, मेरा ख्याल है बाकियों को आवाज आ रही है मेरी, आपको शायद नहीं आ रही। बाकी आ रही है मुझे आवाज, कोई बता सकता है ये आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? सर आ रही है, बिल्कुल एक्यूरेट आ रही सर। जी जी फिर आ रही है आवाज अब। वैसे मैं आपको एक बात करूं, आप लोगों की मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये है, प्लीज काइंडली आप लोग अपना जो है वो क्लास से लेते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि कंप्यूटर पे ले लीजिए, तो अगर कर सकें obviously it's up to you कि आप लोगों की टेबल है, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप कर सकें तो आसान आपके नहीं है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप मैंने वही कहा ना आपके ऊपर है। ऑब्वियसली आपकी फिजिबिलिटी क्यों कैसे भी यूज करते हैं, आवाज आ रही मुझे आप लोगों की तरफ से इशू होगा नहीं आ रहा, तो बाकी मुझे बात करने का इशू आता है ना, उसके ऊपर डिस्टॉर्शन आती है। ठीक है ठीक, जज़ाकल्लाह। चलो जी हम आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हम कह रहे थे कॉन्फ्लिक्ट इज अ सोर्स ऑफ एफिशिएंसी। अच्छा कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्फ्लिक्ट हमने बात की थी कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ नुकसानदेह नहीं है बल्कि कॉन्फ्लिक्ट के कुछ फवायद भी हैं, और उन फवायद में से एक फायदा जो खास तौर पे बताएंगे जी, तो कॉन्फ्लिक्ट इज अ सोर्स ऑफ एफिशिएंसी भी है, यानी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सिर्फ नुकसानदेह नहीं है बल्कि मॉडर्न रिसर्चेस ये कहती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। क्या फायदे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है उससे आपके जब तक आपस में इख्तिलाफ नहीं ना होता तो आगे बढ़ने के चांसेस नहीं होते। ऑब्वियसली जब तक कोई बंदा मेरी गलती को आइडेंटिफाई नहीं ना करेगा कि मैं कहाँ
पे गलत जा रहा हूँ, या जब तक कि मैं एक दूसरे की करेक्शन नहीं कर रहा, जब तक इस्लाह का काम नहीं हो रहा ना, तो ऑब्वियसली तब तक आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है ना ऑब्वियसली, कि जब तक कोई बंदा आपको करेक्ट नहीं करने वाला मौजूद ऑर्गेनाइजेशन में, टीम में, और हर बंदा एक जैसे ही चल रहा है और हर बंदा कह रहा है जी आप बिल्कुल 100% काम दुरुस्त कर रहे हैं और कहीं पे आप कोई कमी नहीं है, कोई आपसे इख्तिलाफ करता है किसी के अंदर, वो ये कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होना या इख्तिलाफ होना या डिसएग्रीमेंट्स होना या किसी ना किसी लेवल पर होना, ये इसका फायदा होता है। इसका फायदा ये होता है कि ऑब्वियसली it fosters efficiency if managed properly, positive results इस्लाह हो, ठीक है ना। इसीलिए इस्लाम को इस बात की इजाजत देता है कि इख्तिलाफ किया जा सकता है और इख्तिलाफ करना चाहिए, और इस्लाम इसको negativity आती है. However, if conflict is not managed, it leads to negative outcomes. Obviously, likewise, diversity plays a major role in fueling conflict in workshop other groups. However, diversity can strengthen performance if one manipulates factors that lead to conflict. तो obviously इसी तरह diversity क्या कहते हैं? Diversity कहते हैं तनव्वु, और इसमें उर्दू की में जो डाइवर्सिटी के लिए लफ्ज होता है ना कि तनव्वु, बड़ी डिफरेंस। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक ही टीम के अंदर मुख्तलिफ टेस्ट के, मुख्तलिफ इंटरेस्ट के, मुख्तलिफ प्रेफरेंसेस के, मुख्तलिफ स्किल्स के लोग हों, इसे कहते हैं डाइवर्सिटी, ठीक है ना। मुख्तलिफ एथनिसिटी के, मुख्तलिफ जेंडर के, ये एक ही टीम के अंदर जब लोग होते हैं तो इस डाइवर्सिटी का फायदा होता है। ज़ाहिर जब हमने ऊपर बात की थी, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है जब दूसरों के बिहेवियर या स्किल्स या फिर वो डिफरेंट हो। लेकिन अगर आप इसको मैनेज करेंगे सही एतबार से, सही परफेक्टली, तो ऑब्वियसली क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, बड़ी एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि एक लड़कियों की यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, गर्ल्स का कॉलेज है। अब गर्ल्स के कॉलेज के अंदर ऑब्वियसली पूरा गर्ल्स का कॉलेज है, तो होना भी क्या चाहिए कि वहां पे जितने भी मर्द होंगे, आमतौर पे मर्दों का वहां पे एडजस्ट होना किसी फीमेल पॉपुलेटेड या मेल जगह के अंदर मुश्किल होता है। इसी तरीके से किसी मेनली पॉपुलेटेड जगह में फीमेल्स का एडजस्टमेंट जरा मुश्किल होती है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां के अंदर मेल का होना जरूरी होता है, बेनिफिशियल होता है। मिसाल के तौर पे अगर फीमेल कॉलेज की हम बात करें, तो फीमेल कॉलेज के जो गार्ड्स हैं उनको मर्द होना चाहिए। अगर आप फीमेल कॉलेज के जो गार्ड्स हैं वो भी फीमेल रख लेंगे, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि वो इतने इफेक्टिव ना होना, ठीक है। क्योंकि हालांकि आपने यूनिफॉर्मिटी तो क्रिएट कर दी कि आपने एक ही जेंडर के तमाम लोग रख लिए, आपकी आया भी, आपका जो लोअर स्टाफ है, जेंटोरियल स्टाफ है, वो भी फीमेल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फीमेल आपकी कम्युनिकेशन इजी हो जाती है, इसी तरीके से नंबर ऑफ बेनिफिट होते हैं, ठीक है। लेकिन नुकसान क्या होगा कि मिसाल के तौर पे आपको गेट के ऊपर भी अगर आपने फीमेल गार्ड को रखी है, तो ऑब्वियसली शायद वो इतनी इफेक्टिव ना हो सके जो मेल होगा, तो वहां पे बल्कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अब वो उन विचारों का एक पूरे इस फीमेल कम्युनिटी के साथ एंगेज होना या उनसे कम्युनिकेट करना या उनसे मामला डील करना जरा मुश्किल होगा ना, या फीमेल्स के लिए भी मुश्किल होगा उनसे। लेकिन बहरहाल अगर आप उसको, लेकिन इनकी जरूरत भी है, इनको बेनिफिट भी ज्यादा है, जाहिर है, ठीक है ना। मेल गार्ड जो है जिस तरीके से वो प्रोटेक्ट कर सकेंगे किसी आपकी जो प्रेमिसेस को, जिस तरीके से वो गार्ड कर सकेंगे, वो जाहिर है शायद फीमेल न। ये है कि आपने मैनेज करना है। मैनेज करने का मतलब ये है कि जिसका कोई स्किल सेट है, जिस तरह की उसके पास स्किल मौजूद है, उसी स्किल के मुताबिक उसको काम दिया जाए और उसको उसकी सही जगह पे एडजस्ट किया जाए। और इसी को पुराने में, इसी को ना इस्लामिक कॉन्सेप्ट में अदल कहते हैं। अदल जो है ना, अदल कहते हैं जस्टिस को।
जस्टिस का मतलब होता है, अरबी जुबान की डेफिनेशन की जाती है वज़उ शै फी महल्लिही। कहने का मतलब ये है कि जस्टिस कहते हैं किसी चीज को उसकी राइटफुल प्लेस पे रखना, यानी किसी भी चीज को जहां पे वो डिजर्व करती है उस जगह पे देना। यानी अगर मैं उस्ताद हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप मुझे उस्ताद वाली जगह पे रखें, ठीक है ना। इसी तरीके से कोई बंदा अगर जिम्मेदार है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको जिम्मेदारी है, वालिद है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है ना। तो हर बंदे को उसकी स्किल के मुताबिक, उसके मकाम के मुताबिक, उसकी नेचर के मुताबिक उसको उसी जगह पे रखा जाए जहां पे वो डिजर्व करता है, ठीक है ना। तो ये है वबा विषय। तो जहां पे मुख्तलिफ डाइवर्सिटी यानी मुख्तलिफ स्किल सेट्स के लोग, मुख्तलिफ इंटरेस्ट या प्रेफरेंसेस के, मिसाल के तौर पे एक बंदा बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा यानी आउटस्पोकन है फॉर एग्जांपल, मीनिंग बातें कहते हैं ना मुंह छाट है जिसे कहते हैं, यानी वो बहुत आराम से मुंह पे बातें कर देता है। अब जाहिर है ऐसा बंदा जो है, अब ये एक एक्सक्लूसिव बिहेवियर है, हमने बात की थी एक्सक्लूसिव बिहेवियर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनते हैं। अब एक बंदा बहुत ज्यादा यानी मुंह पे बात कर लेता है और बहुत ओपन है, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, तो ऑब्वियसली ऐसे बंदे को आप जो है ना अगर आप बोल सकते हैं कुछ लोगों से ठीक है ना, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी यानी जॉब्स होती हैं जहां पे ऐसे बंदों की जरूरत, मिसाल के तौर पे सेल्समैन होते हैं, सेल्समैन को एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है, उनको बहुत ज्यादा फ्रेंडली होना पड़ता है, बहुत ज्यादा यानी आउटस्पोकन तो नहीं मैं कहूंगा, आउटस्पोकन एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव, बहुत ज्यादा यानी कम्युनिकेशन के अंदर अच्छा, इस तरह का होना बहुत अच्छा जरूरी है, ठीक है ना। अगर आप किसी इंट्रोवर्ट को सेल्समैन बना देंगे ना, जो बात ही नहीं करता, जो किसी से कम्युनिकेट नहीं करता, बिल्कुल खामोश खामोश रहता है, तो ऑब्वियसली शायद वो किसी आइटम को, जो आपका जो आर्टिकल है उसको सेल ना कर सके, राइट। तो ऑब्वियसली मुख्तलिफ स्किल सेट के मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ, उनको मैनेज करना पड़ता है, और यही काम मैनेजमेंट का, लीडरशिप का है कि लीडरशिप ने देखना है कि ये स्किल सेट, ये प्रेफरेंसेस, ये इंटरेस्ट, ये पसंद नापसंद, इसको काम पे। फॉर एग्जांपल अब मिसाल के तौर पे मैं इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट चलाता हूँ, यानी हमारा बेसिकली डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है हमारा रिफा के अंदर। अब उन्होंने ये मेरा जो मस्जिद का काम है, यानी जितने भी डेवलपमेंट का काम है, यानी स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट का काम है, वो मेरे डिपार्टमेंट को दिया हुआ है। अच्छा, वो कहने को तो वो किसी मेडिकल यानी किसी डॉक्टर यानी कोई मिसाल के तौर पे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट को भी देख सकते थे, ठीक है ना, कहने को तो वो भी दे सकते थे, क्या वो इंसान नहीं, क्या वो मुसलमान नहीं, बिल्कुल वो मुसलमान को भी है, लेकिन उनका स्किल सेट या उनके वो इंटरेस्ट या प्रेफरेंसेस नहीं है जो मेरे प्रेफरेंसेस है। मेरे प्रेफरेंसेस ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर नेकी हो, अच्छाई हो, एथिक हो। इसलिए इसका जो सब्जेक्ट है वो हमारे डिपार्टमेंट को इसलिए दिया गया क्योंकि सबसे ज्यादा जो एथिक्स के बारे में कंसर्न कौन सा डिपार्टमेंट, तो ऑब्वियसली एक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स के अंदर ज्यादा कंसर्न है, उनकी पर्सनल प्रेफरेंस वो है, ठीक है ना। वो जाहिर है एक ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज इट्स अ नेचर ऑफ जॉब है इसी तरीके से। लेकिन मुझ जैसे बंदे के लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ डेवलपमेंट होनी चाहिए। हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, हम करवाते हैं, मैं खुद 24/7, अगर आप में से कोई लोग मुझे पब्लिक में जानते हैं फेसबुक पे या फिर यूट्यूब के ऊपर आप लोग देखते हैं मेरा, तो आपको पता होगा कि मैं 24/7 मेरा काम ही ये है बेसिकली कि डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप को इम्प्रूव करना, एथिक्स के अंदर आना, अदाब, अखलाक, नेकी, बुराई से दूर, सोशल इश्यूज को हल करना, बेसिकली मेरी प्रेफरेंस ये है। तो ऑब्वियसली ये डिपार्टमेंट मुझे दिया गया, यानी ये काम मुझे दिया गया। तो कहने का मतलब है कि ये मैनेजमेंट है, ये लीडरशिप है, यही लीडरशिप, यही जो बंदा जिस चीज के अंदर अच्छा है, जो बंदा जिस चीज को अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जिसकी पर्सनल प्रेफरेंस है, इंटरेस्ट है, उसको वो काम देंगे तो उससे बेहतर हो जाएगी, तो उससे फिर इख्तिलाफात नहीं होंगे। वरना बेचारे अगर आप मैथमेटिक्स या फिजिक्स डिपार्टमेंट या किसी और डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट से ये काम करवाएंगे तो वो बेचारे कर तो लेंगे, ऑब्वियसली वो नहीं करेंगे, लेकिन शायद यानी कॉन्फ्लिक्ट, इनकम्पैटिबिलिटी रहेगी ना, वो जैसे हमने बहुत बार बार यूज करते हैं ना, इनकम्पैटिबिलिटी बार बार रहेगी हमेशा। तो ये एक है, पर इसको वेज टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स, इसको खुद पढ़िएगा कि कैसे हम कर सकते हैं इस्लामिकली, इसको जरूर एक बार स्टडी कर लीजिएगा। इट्स नॉट, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको ये चीज समझ आ जाएगी। कोई मसला हुआ तो हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? मुस्तफ़ा हम्माद सर। जी मुस्तफ़ा हम्माद। जी सर, मेरे जहन में आपको मैंने आपसे पूछनी थी कि मैंने ये किसी सुना था या पढ़ा था कि जब किसी दो लोगों के दरमियान झगड़ा हो रहा हो तो आप उसके लिए झूठ बोले, उनकी सुलह हो जाए, तो ये भी ठीक है? मतलब ये नीचे आप इसी इसके अंदर ये हदीस आखिर में मैंने मेंशन की हुई है, इसको आप जब सॉल्यूशंस के अंदर पढ़ेंगे ना, इसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। टाइम ये देखें, सही बुखारी का आखिर में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा झूठा नहीं है जो लोगों की इस्लाह के लिए कोई बात बना ले।
अब यकूलु खैरन, या कोई अच्छी बात कह रहे हैं, मिसाल के तौर पर दो दरमियान झगड़े के लिए एक बंदे को जाके, जिस तरह आमतौर पर लोग नेगेटिव बातें एक दूसरे के कान में भरते हैं, अगर कोई बंदा अच्छी बात किसी के कान में डाल दे दूसरे के बारे में और उससे कोई अच्छाई एक्सपेक्टेड हो, तो ऑब्वियसली ये झूठ नहीं है, इसको इस्लाम इजाजत देता है इस तरह की। लेकिन बहरहाल इसके अंदर कुछ एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात गलत बात से मजीद मसले बिगड़ जाते हैं। तो बहरहाल ऐसा कोई बंदा अगर करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा ये झूठा नहीं है, तो ये हाँ ऐसे ही है, ये सुल्ह का एक पूरा कॉन्सेप्ट है इस्लाम के। जी जी, इसके बारे में ये हदीस भी है कि दो मियाँ बीवी की अगर लड़ाई हो और आप उनके दरमियान सुलह करवाना चाहें तो किसी भी दो मुसलमानों के दरमियान, किसी भी दो मुसलमानों के दरमियान आप अगर वो कर लें, क्या नाम है, किसी भी दो मुसलमानों के दरमियान अगर आप सुलह करने के लिए गए ना, जैसे कि हदीस आप वैसे ही who makes peace between the people by inventing good information or saying good things is not a liar। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं ये तो जरूरी नहीं है, मियाँ बीवी तो ऑब्वियसली जरूरी है, क्योंकि मियाँ बीवी का मोहब्बत और आपस में करीब होना आम बंदों के, आम दो मुसलमानों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस, तो बिल्कुल किया जा सकता है। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली इसको गो थ्रू कीजिएगा, इसकी सॉल्यूशन का टाइम खत्म हो गया, हम उसको नहीं जा सके, लेकिन इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट एन रॉकेट साइंस। इसको जरूर गो थ्रू कीजिएगा नोट्स को इंशाल्लाह उल अजीज, और इस हवाले से अगर फिर हमारा कोई क्वेश्चन हुआ तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाकी आज वो हमारा शुरू में टाइम काफी लग गया उसके अंदर डिस्कशन में वसीले के ऊपर, तो ऐसे सवालात हों तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ऐसे सवालात आप लोगों से पूछ लिया करें, ताकि हमारा फिर क्लास के अंदर हम अपने टॉपिक पे रहें। जी।